नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कुलपिंदर शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा देश हमारा कानून इस श्रृंखला के अंतर्गत आज एक नया एपिसोड जिसका शीर्षक है राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी सेहतमंद समाज और देश की नींव उसके नागरिकों के शिक्षित होने पर ही टिकी होती है, क्योंकि एक शिक्षित नागरिक ही अपने परिवार का और अपने देश का अच्छा या बुरा सही ढंग से सोच सकता है। तो ये उस नागरिक के लिए बहुत अनिवार्य है और शिक्षित होना उसका अधिकार भी है। आज इसी अधिकार पर बात करेंगे। उसके लिए हमने रिम्ट यूनिवर्सिटी पंजाब से स्पेशल आमंत्रित किया है डॉक्टर अमजद अली साहब को। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि बेसिकली राइट टू एजुकेशन है क्या? जी कुलपिंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में मुझे न्योता देने के लिए। जी, जैसे आपने ये सवाल किया राइट टू एजुकेशन का, जी राइट टू एजुकेशन है क्या? तो राइट टू एजुकेशन जो हमने ये अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जो इस अधिकार को मान्यता दी, हमारे कानून ने, इंडियन लीगल सिस्टम ने इसको मान्यता दी, वो शिक्षा की इम्पोर्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसको राइट को जो है मान्यता दी। अब सबसे पहले मैं कानून की बात करूं, राइट की बात करूं, वो बात की बात है। मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूं शिक्षा की। शिक्षा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? जी देखिए, शिक्षा के 3 पहलू हैं। ये त्रिपक्षीय पहलू है शिक्षा का। सबसे पहले शिक्षा इम्पॉर्टेंट होती है एक इंडिविजुअल के लिए। दूसरा, उसका रोल इम्पॉर्टेंट रहता है सोसाइटी के लिए। तीसरा, स्टेट के लिए। एक इंडिविजुअल पर्सन जब एजुकेशन हासिल करता है तो सबसे पहले उसको नॉलेज हासिल होती है, उसको पता चलता है कि उसकी राइट्स क्या है, उसकी ड्यूटीज़ क्या है। किसी इंसान को जब राइट्स और ड्यूटीज़ का पता होगा तब वो उसमें बैलेंस बनाएगा। नॉलेज के हिसाब से उसको उसके स्किल्स डेवलप होंगे। वो इस काबिल बनेगा कि ना सिर्फ खुद का बल्कि अपनी समाज का भी जो है उसको भी जो है डेवलप कर सके, उसको उसके बारे में सोच सके। अब दूसरी चीज़ सोसाइटी के लिए, मैंने जैसे आपको बताया कि एक शिक्षित नागरिक को अपने राइट्स और ड्यूटीज़ का पता है। जो मेरे राइट्स हैं वो किसी और की ड्यूटीज़ हैं, जो किसी दूसरे के राइट हैं वो मेरी ड्यूटी हो सकती है। तो सोसाइटी के लिए शिक्षा का इस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट रहता है। एजुकेशन इस वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मुझे अपने राइट्स और दूसरों के राइट्स का पता है, मुझे अपनी ड्यूटीज़ और दूसरों की ड्यूटीज़ का पता है। तो उसमें बैलेंस बनाना ये हमारे सोशल स्ट्रक्चर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है एस्पेक्ट है। तो इस बैलेंस को मेंटेन करना एक शिक्षित नागरिक के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि राइट्स और ड्यूटीज़ का आपसी ताल्लुक क्या है। जी तो सोसाइटी के लिए इस तरीके से जो है शिक्षा अपना रोल प्ले करती है। और तीसरी चीज़ मैंने जैसे बताया स्टेट के लिए भी जो है, स्टेट से मुराद यहाँ पे मेरा मुल्क, देश है। अब ये ऑब्वियस सी बात है, आपने भी जैसे कही कि एक शिक्षित नागरिक जो होता है वो अपने मुल्क की, अपनी डेमोक्रेसी के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होता है। जब एक शिक्षित नागरिक तरक्की हासिल करेगा, नागरिक ही तरक्की हासिल करेगा। शिक्षा की तो हम बात कर ही रहे हैं। एक नागरिक जब तरक्की हासिल करता है तो ये तरक्की उसके मुल्क की तरक्की में इजाफा करती है, उसके देश की तरक्की को बढ़ावा देती है। तो इस तरीके से शिक्षा जो है वो 3 पहलुओं में काम करती है। अब इस बात की जो हमें ज़रूरत महसूस हुई, उस ज़रूरत के तहत हमने राइट टू एजुकेशन को रिकॉग्नाइज़ किया। हमने अपने इंडियन लीगल सेटअप में इस राइट को जो है कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज़ किया, कॉन्स्टिट्यूशन में इसको जगह दी और इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट करने की जो है पूरा का पूरा ताना बाना जो बनाया है, जिसके तहत अब
6 से लेके 14 साल के जो बच्चे हैं उनको एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना लाजमी हो गया है। और यहीं पे ये एक्ट नहीं रुकता, ये उस एजुकेशन को फ्री में प्रदान करने की भी बात करता है। तो हमने 2009 में राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 का ये एक्ट है, ये कानून बनाया। उस एक्ट के तहत हमने ये 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का प्रावधान किया है। ये राइट टू एजुकेशन के बारे में एक बेसिक सी बात है जिसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट होके एक स्पेसिफिक एक्ट के तौर पे जो है हमारे लीगल सिस्टम का पार्ट बनाया है। डॉक्टर साहब, इसी के साथ हम ये जानना चाहेंगे कि जो राइट टू एजुकेशन है, इसको अगर हम बात करें ग्लोबल लेवल पर, विश्व के स्तर पर, तो इसको कैसे देखा जाता है? जी बिल्कुल। अब ये तो तय है कि शिक्षा के बिना कोई भी समाज जो है वो तरक्की हासिल नहीं कर सकता। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शिक्षा के इस अधिकार को काफ़ी हद तक, काफ़ी अरसे पहले से ही जो है इसके ऊपर काफ़ी काम हो चुका है। इस वक्त दुनिया के 160 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जहाँ पे जिनमें राइट टू एजुकेशन को वहाँ के लीगल सिस्टम का पार्ट बनाया गया है। राइट टू एजुकेशन को रिकॉग्नाइज किया गया है। ये कहा गया है कि जब तक वहाँ के नागरिक जो है शिक्षित नहीं होंगे, उनको शिक्षा कंपल्सरी नहीं दी जाएगी, तब तक वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, वो देश आगे नहीं बढ़ सकता। भारत, ये मैं आपको बता दूं कि भारत का 160 से ज़्यादा मुल्कों की लिस्ट में 135वां स्थान है। तो हम 135वें नंबर पे आते हैं जब जाके हमने 2009 में ये कानून जो है लागू किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इस कानून को लेके, इस राइट को लेके जो सारे स्टेप उठाए गए, उनमें सबसे पहले है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। 1948 का एक ये डॉक्यूमेंट है, ये इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है। इसमें हमने राइट टू एजुकेशन को जो है एज अ ह्यूमन राइट, कि हर एक इंसान का ये बेसिक राइट है, ये फंडामेंटल राइट है, ये उसका ह्यूमन राइट है कि उसको एजुकेशन दी जानी चाहिए, लाजमी देनी चाहिए। उसके बाद हमने 1961 में एक यूनेस्को की कन्वेंशन हुई जिसका नाम था कन्वेंशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन। तो उसमें भी हमने राइट टू एजुकेशन को एक सिग्निफिकेंट जो है प्लेस वहाँ पे प्रोवाइड की जी। फिर 2 इंटरनेशनल कोविनेंट्स हुए 1966 में। ये कहा जाता है कि UDHR के बाद, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बाद, इन दोनों जो कोविनेंट्स में ह्यूमन राइट्स की बहुत खुल के बात की गई। पहला कोविनेंट है जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की बात करता है। दूसरा कोविनेंट जो है वो इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स की बात करता है। ये जो दूसरा कोविनेंट है, इसमें भी राइट टू एजुकेशन को मान्यता दी गई। राइट टू एजुकेशन को काफ़ी हद तक जो है रिकॉग्नाइज किया गया। फिर आगे चलते हैं। अब एक ये चीज़ है कि एजुकेशन जो है वो मेल और फीमेल दोनों सेगमेंट में इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल, ये बिल्कुल क्लियर कट बात है। ये नहीं हो सकता कि किसी समाज के सिर्फ मेल पर्सन्स एजुकेटेड होंगे, वहाँ की फीमेल्स का जो लिटरेसी रेट रहेगा, एजुकेशन रेट रहेगा, वो बहुत कम रहेगा, वो समाज कभी भी तरक्की हासिल नहीं कर सकता। तो हमने 1981 में सीडो नाम की एक कन्वेंशन पास की इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें ये रिकमेंड किया गया सभी देशों को कि वो औरतों के खिलाफ होने वाला जो डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, किसी भी स्तर पर हो, और ख़ास तौर पे एजुकेशन, तो उस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की बात की गई जी। फिर उसके बाद 1989 में एक और कन्वेंशन आई फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड। इसी तरीके से 2006 में प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ये जो डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं उनके लिए एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है, बनाया गया है इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तौर पे, कन्वेंशन के तौर पे, जिसके तहत ये चीज़ आती है कि जो ये सारे लोग हैं, बच्चे हैं, चाहे वो डिसेबल्ड हैं, चाहे वो नॉन डिसेबल्ड हैं,
नॉर्मल लोग हैं सारे, उनका जो राइट टू एजुकेशन है उनको दिया जाए, मुकम्मल तरीके से, अच्छे तरीके से इसको फुलफ़िल किया जाए, इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इंटरनेशनल लेवल पर राइट टू एजुकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा, जो मैंने ये आपको सारी लिस्ट बताई, बहुत ज़्यादा काम हो रखा है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे मुल्क में भी हमने एक नया कानून बनाया, तो वो 2002 में हमने वो सारा स्टेप लेना स्टार्ट किया। तो इस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर ये सारा इसका जो है ताना बाना बुना गया। जी 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 डॉक्टर साहब, आपने बहुत खूबसूरत हमें बातें बताई कि आज विश्व स्तर पर राइट टू एजुकेशन को कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और उसी के साथ आपने बताया कि आज भी अगर हम बात करें तो हमारे मुल्क की, यानी कि हिंदुस्तान की जो स्थिति है वो ज़्यादा संतोषजनक नहीं है। आपके बताने के अनुसार आज हम 135वें नंबर पर चल रहे हैं। इस स्थिति में आप क्या देखते हैं कि हमारे देश के अंदर राइट टू एजुकेशन किस लेवल पर, किस स्तर पर खड़ा है? सबसे पहले मैं कानून की बात करना चाहता हूँ। तो मैंने जैसे आपको बताया, राइट टू एजुकेशन होना हर मुल्क के लिए ज़रूरी है, हर देश के लिए ज़रूरी है। जो ये लिस्ट मैंने आपको बताई 160 देशों की लिस्ट, उसमें हमारा 135वां स्थान है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम राइट टू एजुकेशन को लेके कितना ज़्यादा सीरियस थे, कितना ज़्यादा हम इसको इम्पोर्टेंस दे रहे थे। फिर हमें धीरे धीरे आज़ादी के 50-60 सालों के बाद ये रियलाइज़ हुआ, पता चला, महसूस हुआ कि एजुकेशन के बिना हमारा जो तरक्की का सफ़र है वो आसान नहीं होगा। तो सबसे पहले इतना ज़्यादा इंटरनेशनल एफर्ट्स हुए, तो उनकी बिना पे सन 2002 में, साल 2002 में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। हमने हमारे संविधान में राइट टू एजुकेशन को स्थान प्रदान किया। 86th अमेंडमेंट हुई सन 2002 में, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी। इसके बिना पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू एजुकेशन को 3 स्टेजेस पर रिकॉग्नाइज किया। पहली स्टेज जो फंडामेंटल राइट के तौर पर आती है, दूसरी स्टेज जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पे, और तीसरी स्टेज फंडामेंटल ड्यूटी। और यकीन मानिए ये एक ऐसा एस्पेक्ट है लॉ का जो इन तीनों चीज़ों में आता है। अदरवाइज जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, जो हमारे राइट्स होते हैं, कोई राइट है वो ड्यूटी में नहीं है, कोई ड्यूटी है वो DPSP में नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में नहीं है, मगर राइट टू एजुकेशन इसकी अब देखिए हमें कितनी इम्पोर्टेंस फील हुई कि हमने इसको तीनों मापदंडों के तहत इसको जो है जगह दी। आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट 21, इस आर्टिकल 21A में हमने फंडामेंटल राइट के तौर पर सबसे पहले इसको रिकॉग्नाइज किया। जिस चीज़ को हमने फंडामेंटल राइट के तौर पे रिकॉग्नाइज कर लिया, इट मींस वो अपने आप में ये साबित करता है कि सरकार अब उस कानून को लेके कितना ज़्यादा जो है अपना वो सारा इम्पोर्टेंस दे रही है। तो इसमें सरकार जो स्टेट को ये डायरेक्शन दी गई कि स्टेट एक ऐसा कानून लेके आएगी जिसके तहत 6 से लेके 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। सबसे पहली बात। दूसरी बात, हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इंक्लूड की। आर्टिकल 45 है वहाँ पे हमने देखिए आर्टिकल 21A में हमने बात की 6 से लेकर 14 साल के बच्चों की। अब 6 से कम साल के बच्चों की भी एजुकेशन आजकल हम देख रहे हैं कि 3 साल से 4 साल से के बच्चों को जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। तो उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए भी सरकार को ये जो है ये डायरेक्शन दी गई कि आप 6 से कम उम्र के 6 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का भी आप प्रावधान कीजिए, उसका ध्यान रखिए। तो तीसरा पहलू जो है वो हमने फंडामेंटल ड्यूटी के तौर पे रिकॉग्नाइज किया। फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो हमेशा नागरिकों की रहती है। आर्टिकल 51A के क्लॉज K में जो सबसे आखिरी फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें हमने ये फंडामेंटल ड्यूटी लगाई पेरेंट्स और गार्जियंस पर कि जो
माँ बाप होंगे उनकी ये जो है ड्यूटी होगी कि अपने 6 से लेके 14 साल के बच्चों को लाजमी पढ़ाएं। तो देखिए ये 3 मापदंड हैं। पहला फंडामेंटल राइट में भी आ गया, डीपीएसपी में भी आ गया और फंडामेंटल ड्यूटी में भी आ गया। इस तरीके से हमने राइट टू एजुकेशन को रिकॉग्नाइज किया। तो अब मैंने बात की थी आर्टिकल 21A की। आर्टिकल 21A में क्या कहा गया था? स्टेट को कहा गया था कानून लाने के लिए। उसी के तहत 2009 में ये अमेंडमेंट हुई थी। 2002 में हमने एक कानून बनाया जिसका नाम मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। एक्ट बनाया गया, कानून बनाया गया। उस कानून के तहत जो है इस राइट को एक जामा पहनाने की कोशिश की गई और फाइनली इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया। इस एक्ट को जो है शुरू किया गया, इसके इफ़ेक्ट को 1 अप्रैल 2010 से। तो इतना लंबा जो है ये सफ़र तय करके राइट टू एजुकेशन हमारे पास, हमारे लीगल सिस्टम में इसका जो है इसकी हिस्सेदारी बनी है। डॉक्टर साहब, राइट टू एजुकेशन के इस एक्ट के तहत जो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन है, इसको हम कैसे देखते हैं? देखिए, राइट टू एजुकेशन की हमने बात की तो हमने ये बताया कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या है, किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मान्यता दी, फिर हमने इसको जो है हमारे लीगल सिस्टम का पार्ट बनाया। एक ख़ास चीज़ की तरफ मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूँ जी। जो कानून का नाम है वो नाम है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जी। ये सबसे ख़ास बात है इसकी, इस राइट की। देखिए, राइट टू एजुकेशन दे देना से तो बात बनती नहीं। हमें हमारे मुल्क की जो स्थितियां हैं उसके बारे में हम अच्छी तरीके से अवगत हैं। हमें पता है कि आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन रहने वाले लोगों की गिनती काफ़ी ज़्यादा है। अब वो लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजेंगे तो उनके पास जो पर्याप्त साधन नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ जो चाहिए थी इस राइट को इम्प्लीमेंट करते वक्त इंश्योर करने की, वो थी कि बच्चों से किसी तरीके की फ़ीस ना वसूली जाए जी। तो हमने इस राइट को ही रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, इस राइट को फ्री फॉर्म में रिकॉग्नाइज़ किया। हमने ये कहा कि ये राइट आपको, एजुकेशन जो है आपको मुफ्त में प्रदान की जाएगी। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे हैं उनको एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो मुफ्त में प्रदान की जाएगी। अब यहाँ पे फ्री यानी कि मुफ्त में प्रदान करने से मेरा मुराद है, मतलब है सबसे पहले कि उनसे कोई भी किसी तरीके की फ़ीस नहीं ली जाएगी, चाहे वो ट्यूशन फ़ीस है, एडमिशन फ़ीस है या किसी भी प्रकार की फ़ीस है। तो वो फ़ीस जो है बच्चों से नहीं ली जाएगी। दूसरी चीज़, यहीं पे ये फ्री वर्ड ख़त्म नहीं होता, इसका असर आगे भी चलता है। उन बच्चों को बुक्स भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार की तरफ से दी जाएंगी, सरकार की तरफ से, या जो भी अथॉरिटी को जो है मार्क किया गया है, वो स्कूल भी हो सकता है। तीसरा, उनकी यूनिफॉर्म तक का जो खर्चा है, अब ये ऑब्वियस सी बात है कि हमने उनको किताबें दे दी, उनको बैग्स दे दिए फ्री ऑफ कॉस्ट, उनकी एडमिशन फ्री कर दी। अब हमें इतने भी हालात से तो हम अवगत है ही कि कुछ बच्चे जो हैं या कुछ परिवार जो हैं वो अपने बच्चों के लिए बेसिक नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर सकते। तो उनको ध्यान में रखते हुए हमने यूनिफॉर्म तक को भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने का प्रावधान जो है इस एक्ट में वर्ड फ्री के तहत किया। तो पहली बात तो फ्री है। अब मैंने आपको बताया कि राइट के 2 पहलू आगे आ जाते हैं, पहला फ्री और दूसरा कंपल्सरी। तो फ्री के बारे में जैसे मैंने अभी आपको बताया, अब बात आती है कंपल्सरी की। कंपल्सरी मतलब लाजमी, ये ऑब्वियस सी बात है। अब जो एजुकेशन का राइट आपने बच्चों के ऊपर लगाया, उनको दिया, हक जो दिया 6 से लेकर 14 साल के बच्चों तक, अब आगे बात आ जाती है कि फ्री तो दे दिया आपने, क्या अब भी वो बच्चे आएंगे? क्या अब भी उनके माँ बाप उन बच्चों की एडमिशन करवाएंगे? तो क्यों ना सरकारी अदारे खुद चल के जाएं, सरकारें खुद चल के जाएं और उन बच्चों के माँ बाप को ट्रेस करें, बच्चों को ट्रेस करें जो 6 से लेकर 14 साल की आयु सीमा में आते हैं और उनकी एडमिशन इंश्योर करें।
तो कंपलसरी से मतलब यहाँ पे ये आता है कि उनकी एडमिशन को भी लाजमी बनाया जाए। तो इसके लिए रिसर्च होगी, वो पूरा जो है स्टाफ को जो है हायर किया जाएगा, तो इस तरीके से जो है बच्चों को ट्रेस किया जाएगा और बच्चों की जो है इस एक्ट के तहत जो है एनरोलमेंट की जाएगी। और यहीं तक नहीं, कंपलसरी वर्ड में 3 चीज़ें आती हैं। पहला एडमिशन, दूसरा अटेंडेंस और तीसरा जो है कंप्लीशन। हम सिर्फ एडमिशन तक ही यहाँ पे अपनी जो है लिमिट नहीं रखेंगे, हम ये भी इंश्योर करते रहेंगे वक्त दर वक्त कि वो बच्चा जो 6 साल की उम्र में लगाया गया था इस एक्ट के तहत फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के लिए, क्या वो रेगुलरली अटेंड कर रहा है स्कूल को, बीच में से छोड़ के तो नहीं गया। और तीसरी चीज़ जो आती है 14 साल की उम्र तक एलिमेंट्री एजुकेशन जो है, क्या उसने वो मुकम्मल कर ली, कंप्लीट कर ली। तो ये जो एक पहलू है, ये बहुत बहुत ख़ास बात है इस एक्ट की कि इसने राइट को ही रिकॉग्नाइज नहीं किया, इस राइट को फ्री और कंपलसरी फॉर्म में रिकॉग्नाइज किया है कि जो एजुकेशन होगी वो फ्री और कंपलसरी जो है प्रोवाइड की जाएगी। आपने बहुत खूबसूरती से इसको एलैबोरेट किया है, मगर हम अक्सर देखते हैं कि प्रावधान हैं हमारे देश में, कानून में वो सारी चीज़ें हैं, बट अगर ग्रास रूट पे जाके देखें तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, लागू नहीं हो पाती। तो उसको ग्रास रूट पे लागू करने के लिए कौन जिम्मेवार है? जी देखिए, एक्ट में इसका भी प्रावधान किया गया है। ये बहुत साफ सुथरे लफ्ज़ों में बताया गया है कि अब जो ये राइट हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, बता दिया, अब इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ कौन सी होंगी। तो ये स्कूलों के आधार पर भी डिपेंड करता है, ये एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है और फाइनली ये माँ बाप के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सरकार की। सबसे पहले ये कहा गया है कि वो सारे स्कूल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो उसके द्वारा ये कहा गया है कि एनी स्कूल विच इज़ एस्टैब्लिश्ड, ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो जितने भी स्कूल्स होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इंश्योर करेगी कि वहाँ पे राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं। स्टेट गवर्नमेंट की जो ड्यूटी है वो बाकी के स्कूलों में, जो उस स्टेट की टेरिटरी में बाकी के स्कूल रह जाते हैं, वहाँ पे जो ड्यूटी है इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने की, वो स्टेट गवर्नमेंट की आती है, पहली बात। दूसरा, इसमें लोकल अथॉरिटीज़ को भी इन्वॉल्व किया गया है। अब देखिए, हमारे कितने ही गांव हैं, कितने ही दूर के इलाके हैं जहाँ पे सरकारें कई बार डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकती, तो हमने उसके लिए जो है पंचायती राज सिस्टम को रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है। जितनी ग्राम पंचायत होंगी, ज़िला परिषद होंगी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होंगी और जो भी म्यूनसिपैलिटीज़ होंगी, ये इनके ऊपर भी सेकंड स्टेज पे जो ड्यूटी मेंशन की गई है इस एक्ट को, इस कानून को इम्प्लीमेंट करने की, वो उन लोकल अथॉरिटीज़ की है। तो वो ग्राम पंचायत है, चाहे वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, वो ज़िला परिषद है, वो इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन को ध्यान में रखेगी कि क्या वाकई में ये एक्ट अच्छे तरीके से, मुकम्मल तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है। तीसरा, अब सरकार अपना काम कर रही है, लोकल अथॉरिटीज़ अपना काम कर रही हैं, खुद बच्चे के माँ बाप अगर वो इस ड्यूटी को फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं, जो हमने वो आर्टिकल 51A क्लॉज के में कॉन्स्टिट्यूशन के उस आर्टिकल में एक फंडामेंटल ड्यूटी स्पेसिफाई की थी, अगर वो ही इस राइट को जो है इम्प्लीमेंट करने में कोताही बरत रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा। तो ये ज़रूरी है कि उनकी भी ड्यूटी लगाई जाए। तो ये कहा गया है कि कोई भी बच्चा जो अपने पेरेंट के पास रहता है या फिर किसी गार्डियन की कंट्रोल में है, तो उनके ऊपर भी ये ड्यूटी जो है, जो कॉन्फर की गई है, उनके ऊपर ड्यूटी लगाई गई है कि वो इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेंगे। अब इससे आगे चलते हैं। ये पेरेंट की जो डेफिनेशन है, पेरेंट की डेफिनेशन में सिर्फ उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं आएंगे, अगर वो उसके स्टेप पेरेंट्स भी हैं या फिर अडॉप्टिव पेरेंट्स भी हैं, तो वो भी पेरेंट एज अ पेरेंट इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में कारगर साबित होंगे। और दूसरी तरफ गार्डियन, तो गार्डियंस की भी सारी टाइप्स को इंक्लूड किया गया है, चाहे वो नेचुरल गार्डियन है,
चाहे वो कोई कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड गार्डियन है, चाहे वो टेस्टामेंट्री गार्डियन है, कोई भी गार्डियन है, उसकी ये ड्यूटी स्पेसिफाइड है कि वो इस राइट को मुकम्मल तरीके से एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करने में जो है अपना रोल प्ले करेगा। जैसे आपने बताया कि बहुत से स्कूल हैं जिसमें हम अपने बच्चों को फ्री एजुकेशन दे सकते हैं, कंपलसरी, बट मैं अपने और अपने दर्शकों की जानकारी के लिए ये जानना चाहता हूँ कि बेसिकली ऐसे कौन कौन से स्कूल हैं जहाँ पर हम अपने बच्चों को ले जाकर जो फ्री एजुकेशन है और कंपलसरी एजुकेशन है वो दिला सकते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये बहुत लाजमी पता भी होना चाहिए जी। सभी नागरिकों को पता होना चाहिए कि हमने ये राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन तो दे दिया बच्चों को जी। मगर किस स्कूल में ये लागू होगा? क्या सभी स्कूल में जहाँ पे आप जाएंगे वहाँ पे आपको इसका बेनिफिट मिलेगा? तो अब कुछ स्कूल जो होते हैं वो सरकारी होते हैं और कुछ प्राइवेट स्कूल्स भी होते हैं, तो क्या प्राइवेट स्कूल्स भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? तो एक्ट में ये बताया गया है कि सबसे पहले जो सरकारी स्कूल है, जो मैं अभी पीछे आपको पहले बता चुका हूँ कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के भीतर आएंगे, कंट्रोल के भीतर आएंगे या फिर स्टेट गवर्नमेंट के तहत आएंगे और इसके अलावा जो लोकल अथॉरिटीज़ के तहत आएंगे वो सारे सरकारी स्कूल कहलाएंगे, या कोई भी किसी भी लोकल अथॉरिटीज़ के तहत आते हैं वो सारे सरकारी स्कूल हैं। और वहाँ पे तो ये जो राइट है वो फुली एप्लीकेबल है, वो फुली इम्प्लीमेंट होगा। दूसरी स्टेज पे कौन से स्कूल हैं? अब आ गया गवर्नमेंट स्कूल्स के अलावा प्राइवेट स्कूल्स। प्राइवेट स्कूल्स में दो कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी जो एडेड स्कूल्स की है, जो सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त हासिल करते हैं। दूसरी कैटेगरी उन स्कूल्स की है जिनको स्पेशल स्कूल्स भी कहा जाता है, या फिर जिनको अनएडेड स्कूल, जिसमें अनएडेड स्कूल भी आएंगे जो सरकार से किसी भी तरीके की वित्तीय सहायता नहीं हासिल करते। अब इसमें पहले बात करता हूँ एडेड स्कूल्स की। तो एडेड स्कूल्स आ गए, जो स्कूल्स सरकार से वित्तीय सहायता लेते हैं, वहाँ पे उनके ऊपर ये जो है प्रावधान लगाया गया है, ये कानूनी जो है ड्यूटी लगाई गई है कि वो जो स्कूल होंगे वो जितनी वित्तीय सहायता सरकार से हासिल करेंगे उसकी रेशियो में ही, उसके पैरेलल जो परसेंटेज बनेगी उतनी परसेंट के हिसाब से अपने स्कूल में बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रदान करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो जो वित्तीय सहायता है वो 25% से कम है, तब भी जो मिनिमम क्राइटेरिया है इम्प्लीमेंट का एडेड स्कूल्स में वो 25% रहेगा, 25% रहेगा ही रहेगा। तो भले ही वो 25% से कम की वित्तीय सहायता हो, तब भी जो है ये 25% का जो मापदंड है वो अपनाया ही जाएगा। ये तो एडेड स्कूल्स की बात होगी। तीसरी कैटेगरी, तो पहली गवर्नमेंट हो गई, दूसरी एडेड हो गई, अब तीसरी कैटेगरी अनएडेड स्कूल, जिसमें स्पेशल स्कूल्स भी आएंगे। तो अनएडेड स्कूल्स में भी ये 25% वाला फॉर्मूला अप्लाई किया गया है कि हर साल पहली कक्षा में जो अनएडेड स्कूल्स हैं वो 25% मिनिमम जो है बच्चों को इस राइट के तहत एनरोल करेंगे और 14 साल की उम्र तक, यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन के लेवल तक उनकी एजुकेशन का सारा जिम्मा उठाएंगे। और एक मैंने बात बताई थी आपको कि अनएडेड स्कूल की इस कैटेगरी में स्पेशल स्कूल्स भी आएंगे। तो सैनिक स्कूल्स हैं, नवोदय विद्यालय है, ये जो सारे स्पेशल काइंड ऑफ स्कूल्स हैं, स्पेशल टाइप्स ऑफ स्कूल्स हैं, ये भी इस एक्ट के इस अनएडेड स्कूल्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो इनके नेबरहुड में जो भी एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, वहाँ पे इनकी ड्यूटी बनती है कि वहाँ से बच्चों को लेके, जो 25% तो मिनिमम कैटेगरी के होंगे ही होंगे कि उस कैटेगरी में फॉल करेंगे, तो 25% तक जो है मिनिमम हर साल पहली कक्षा में एडमिशन करेंगे ही करेंगे, जो उनके 14 साल की उम्र तक लागू रहेगा। तो ये स्कूल हैं जिनके ऊपर ये कानून जो है इस तरीके से लागू होता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी खूबसूरत और उम्दा जानकारी हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ साझी की। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो विद्यार्थी मित्र हैं वो ख़ास तौर पे इस जानकारी से लाभ उठाएंगे।
डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद। दोस्तों, आपसे वादा करते हैं कि फिर किसी अच्छे और उम्दा टॉपिक के साथ एक नए एपिसोड में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।